ओके। तो कल हमने जो लेक्चर पढ़ा वो बेसिकली केवल इस बारे में था कि थर्ड पार्टी के साथ जब कोई पार्टनर ट्रांजैक्शन करता है तो वो फर्म के बिहाफ पे एजेंट का रोल प्ले करता है। उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है। 8 केसेस को छोड़ के अगर वो यूजुअल मैनर में और यूजुअल वे में थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो फर्म को बाइंड कर देगा। और उसके कुछ केसेस देखे थे कि थर्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है या एक्सटेंड भी किया जा सकता है। एक्सटेंड करना मतलब वो 8 केसेस को इन्वॉल्व करवा देना एक्सप्रेसली पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। रिस्ट्रिक्ट करना मतलब कि जो उन 8 केसेस को छोड़ के बाकी की जो जनरली उनके पास सारी अथॉरिटी है उन अथॉरिटी में उस पर लिमिट लगा देना, कंडीशन अप्लाई कर देना। ठीक है, जैसे कि बोरोइंग की लिमिट लगा दी कि भाई 1 लाख रुपए से ज्यादा बोरो नहीं कर सकता एक पार्टनर बिना बाकी पार्टनर की कंसेंट के। तो ऐसे कुछ लिमिटेशन है। तो ये अंदरूनी मामला है फर्म का, उसका आउटसाइडर से कोई लेना देना नहीं। तो आउटसाइडर अगर इनोसेंट है तो वो फर्म को लायबल कर देगा, लेकिन अगर आउटसाइडर इस बात को जानता है कि इस पार्टनर के साथ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बावजूद वो पार्टनर से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसमें इम्प्लाइड अथॉरिटी उसकी ब्रीच कर रहा है वो पार्टनर, तो फिर फर्म लायबल नहीं होगी, फिर वो पार्टनर पर्सनली लायबल हो जाएगा। ये सब कहानी हमने कल पढ़ी थी इम्प्लॉयड अथॉरिटी से रिलेटेड, और थर्ड पार्टी का उसमें उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा थर्ड पार्टी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। तो एक्टिंग पार्टनर कौन से पार्टनर होते हैं जो स्लीपिंग नहीं होते? ऐसा, वो एक्टिव होते हैं। यहाँ पे एक्टिंग लिखा है मतलब फर्म के बिहाफ पे कोई जो पार्टनर एक्ट कर रहा होगा फर्म के बिहाफ पे, उसकी रेफरेंस है ये। नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, लेट्स सी। द नोटिस टू अ पार्टनर who is habitually act in the business of the firm on matters relating to the affairs of the firm operate as notice to the firm। तो अगर कोई एक्स वाई जेड फर्म है, उसमें मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड पार्टनर है, उसमें से तीनों फर्म के बिहाफ पे काम करते हैं, मुझे ऐसा पता है, मैं थर्ड पार्टी हूं। मैंने अगर जेड को नोटिस दे दिया तो इसका मतलब हुआ मैंने फर्म को नोटिस दे दिया। कंडीशन क्या है? उन्हीं पार्टनर को देना जो हैबिचुअली फर्म के लिए एक्ट करते हैं, और उन्हीं मैटर्स का नोटिस देना जो मैटर फर्म से रिलेट करता हो। पर्सनल लेवल पे मिस्टर एक्स से रिलेट करने वाले मैटर पे मैं नोटिस दूंगा तो वो फर्म को नोटिस नहीं है, वो मिस्टर एक्स को ही नोटिस है। तो मैटर फर्म का होना चाहिए, और वो पार्टनर हैबिचुअली फर्म के लिए काम करता है, मुझे ऐसा पता है, तो एज अ थर्ड पार्टी मैं उसे नोटिस दूंगा, मतलब फर्म को नोटिस दूंगा। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड ऑन द फर्म committed by or with the consent of the partner। फ्रॉड के केसेस में किसी एक पार्टनर को नोटिस देना सफिशिएंट नहीं माना जाएगा, वो नोटिस टू द फर्म नहीं माना जाएगा। तो उस केस में thus the notice to one is equivalent to the notice of the rest of the partner in the firm, just as notice to an agent is a notice to the principal। ये वही कहानी है कि क्योंकि पार्टनर एजेंट है फर्म का, उसे नोटिस दिया गया मतलब फर्म को नोटिस दिया गया। दिस नोटिस मस्ट बी एक्चुअल एंड नॉट कंस्ट्रक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता है ना ये एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव वर्ड के अंतर? एक्चुअल नोटिस होना चाहिए मतलब उसे उस वर्किंग पार्टनर ने रिसीव किया है, किसी और के थ्रू नहीं भिजवाया है तुमने, थर्ड पार्टी को बता दिया, वो उसे बता देगा, ऐसा एक्टिविटी नहीं है। तो बीच में कोई और इंटरमीडिएट नहीं है, क्योंकि ये सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव, ये सब चीजें क्या करती है, बीच में किसी को इंटरमीडिएट की तरह यूज करवाती है। एक्चुअल मतलब डायरेक्ट बात होती है। तो ये जो एक्चुअल वर्ड है ये डायरेक्ट आपने उसको नोटिस दिया है ऐसा रिप्रेजेंट करता है। कोई डाउट है तो बताओ। तो एक्टिव पार्टनर को ही दो, वो ऊपर वर्ड हमने पढ़ ही लिया था ना, हैबिचुअली एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, उसी पार्टनर को नोटिस जो है फर्म को नोटिस माना जाएगा, स्लीपिंग डॉर्मेंट पार्टनर को नहीं। इट मस्ट फर्दर रिलेट टू द फर्म्स बिजनेस, और ऑब्वियस बात है कि वो जो मैटर है वो फर्म से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो नोटिस फर्म का नोटिस कहलाएगा। तो पूरी कहानी केवल वो शुरू की 2 लाइन में ही लिखी थी। एक ही एक्सेप्शन है इसका,
जो ध्यान रखना है, और वो है फ्रॉड। कोई डाउट है तो बताओ। कहानियां पढ़ लेते हैं, कुछ केस दिए हैं इसके। PQR जो है वो पार्टनर है किसी बिजनेस में, और उन्होंने कुछ परचेस किया है। क्या परचेस किया है देखो जरा। PQR आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। बिजनेस जो है वो परचेज और सेल करता है सेकंड हैंड गुड्स का। ठीक है, आर ने परचेज किया है सेकंड हैंड कार। तो आपका बिजनेस है, नॉर्मल काम ही है सेकंड हैंड गुड्स खरीद के बेचना। तो उसने ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ऑब्वियसली। फ्रॉम एस, अब ये एस है थर्ड पार्टी, एस नहीं है फर्म में, PQR तीन ही है। आगे, in the course of dealing with S, he comes to know that car is stolen and it actually belongs to X. तो हमारे पार्टनर मिस्टर आर को ये पता चला कि मैंने ये जो कार थर्ड पार्टी से खरीदी है वो तो चोरी की है, और उसका रियल ऑनर तो एक्स है। यहां पर पी और क्यू बेचारे वो दोनों नहीं जानते इस बारे में कुछ भी। आर ने कोई गाड़ी खरीदी है एंड ऑल पार्टनर्स आर लाइबल। तो यहाँ पे सभी पार्टनर्स को लाइबल माना जाएगा। ऊपर वाली बात लग गई। ऊपर वाली बात क्या कह रही थी? ऊपर वाली बात क्या कह रही थी? अगर ये नोटिस आर के पास है, नोटिस मतलब जानकारी ना, तो ये फर्म के पास है, इवन दो बाकी पार्टनर्स को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। कोई डाउट है तो बताओ। ओके, तो इन द कोर्स ऑफ डीलिंग ही केम्स टू नो दैट, ये लाइन ने गड़बड़ करी है, उसे पता चल गया था इन द कोर्स ऑफ डीलिंग। तो इसका मतलब है फर्म को पता था, उसे ये भी पता चल गया था कि किसी और की, तो ये सब फर्म को पता था। अब यहां अगर मामला फ्रॉड का हो तो ही एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब फिर जो पी और क्यू है वो नहीं फंसेंगे, वो लायबल नहीं होगी या फर्म लायबल नहीं होगी, मिस्टर आर अकेला जिम्मेदार होगा। लेकिन यहाँ तो कहीं ऐसा है नहीं कि ये फ्रॉड का मामला है, उसे तो पता चल गया था। कुछ डाउट है तो बताओ। एक और कहानी, ए जो कि एक पार्टनर है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, मतलब वो स्लीपिंग नहीं है। इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म ब्रॉट फॉर हिज फर्म सर्टेन गुड्स, उसने कुछ गुड्स खरीदे हैं और फर्म के लिए खरीदे हैं। तो एक कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई कि जो भी मैटर है वो रिलेटेड टू फर्म है। पार्टनर जो है वो हैबिचुअल है फर्म के काम करने के लिए, वो दूसरा ग्राउंड भी क्लियर हो गया। वाइल ही न्यू ऑफ अ पर्टिकुलर डिफेक्ट इन द गुड्स, अब ये तीसरी बात आ गई, ही न्यू, ये हो गया नोटिस। उसे इस बात की जानकारी है कि एक पर्टिकुलर टाइप का डिफेक्ट है गुड्स में। हिज नॉलेज एज रिगार्ड टू द डिफेक्ट ऑर्डिनरली वुड बी कंस्ट्रूड एज नॉलेज ऑफ द फर्म। तो उस पार्टनर को इस बात की जानकारी होना कि उस सब्जेक्ट मैटर में कोई गड़बड़ी है, ये नॉलेज टू द फर्म माना जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ। Though the other partner are in fact were not aware of the defect, but because A had, in a league with his seller, conspired to conceal the defect from the other partners, the rule would be inappropriate and the other partner would be entitled to reject the goods upon detection by them of the defect. तो ये लाइन वही हो गई कि अगर फ्रॉड किया गया दूसरे पार्टनर्स के साथ और छुपाया गया जानबूझ के कि उन्हें पता ना चले, तो वो अलग मैटर है ना। यहाँ क्या लिखा है? but because A had in league with his seller, मिलजुल के सेलर के साथ क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी की है ए ने, कंस्पायर टू कंसील, छुपाया है डिफेक्ट फ्रॉम द अदर पार्टनर। अगर ये प्रूव हो गया तो जो बाकी के पार्टनर है वो ये कहेंगे ये तो केस फ्रॉड का है, फ्रॉड का है तो ये तो एक्सेप्शन में आता है, एक्सेप्शन में आता है तो फिर हम लायबल नहीं है। हम इस गुड्स को डिनाई करते हैं
ये हमारे फॉर्म में कुछ नहीं आएगा, ये लास्ट में लिखा है एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द कुछ। और अगर इससे कोई लॉस होता है सेलर को, वो जाने और मिस्टर ए जाने, फर्म का इससे कोई लेना देना नहीं। पर मैटर किसका होना चाहिए? फ्रॉड का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे वो फ्रॉड का मैटर बना के दिखाया होता कि सेलर के साथ मिलजुल के उसने फ्रॉड किया है फर्म के साथ, मिस्टर ए। कोई डाउट है तो बोलो। मिस्टर ए ने सेलर के साथ मिलके फर्म के दूसरे पार्टनर्स के साथ फ्रॉड किया है, या ये वर्ड लिखा है, देखो बार बार दिखा रहा हूं। ए हैड इन लीग with the seller conspired to conceal the defect from other partner। ए ने सेलर के साथ मिलके दूसरे पार्टनर्स को ये फैक्ट पता नहीं लगने दिया, ऐसा बाद में पता चला, है ना। तो द रूल वुड बी इनऑपरेटिव। तो फिर ये जो रूल है कि उसको पता था तो उस फर्म को पता था, ये इनऑपरेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैटर फ्रॉड का हो जाएगा। ऊपर वाले केस में एस में पता, एस को पता, वो यहाँ पे बोल रहा है इन कोर्स ऑफ डीलिंग विद एस ही केम्स टू नो द कार इज स्टोलन वन एंड इट एक्चुअली बिलोंग्स टू मिस्टर एक्स। अगर ये प्रूव होता है फ्रॉड का केस बनेगा, इसलिए तो लास्ट में लाइन लिखी थी। अगर ऐसा हो जाएगा प्रूव, पता चला उसे, बाद में पता चला उसे भी, कहीं ऐसा नहीं, ये ऐसी लाइन नहीं मिली ना कि उसने उसके साथ मिलके किया ही है ये, यहाँ पे जैसे इंफॉर्मेशन मिल गई, वहां कहाँ लिखा है ऐसा सब। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई समस्या? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आज हमने पढ़ ली कि नोटिस टू द फॉर्म, सॉरी, नोटिस टू द पार्टनर मींस नोटिस टू द फॉर्म, द ओनली एक्सेप्शन इज फ्रॉड। और नोटिस टू द फॉर्म मतलब फॉर्म इज बिकम्स लायबल। को डाउट? कल भी जो हमने इतना सारा पढ़ा था, पर उसके सार में उतनी ही चीजें थी कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी कब एक्सटेंड हो जाएगी, कब, अगर एक्सटेंड हो गई है या रिस्ट्रिक्ट हो गई है तो ये एक्सप्रेसली करना पड़ेगा, ऐसा किया जा सकता है। 8 वो एम्प्लॉयड अथॉरिटीज कौन सी हैं जो ऑटोमेटिकली मानी नहीं जाती कि ये पावर एम्प्लॉयड अथॉरिटी की है ना, उन्हीं पावर्स को दे देना एक्सटेंशन कहलाएगा, और जो नॉर्मली मिलती है 8 को छोड़ के उनमें से कुछ कम कर देना रिस्ट्रिक्शन कहलाएगा। उन्हें पार्शली कम भी किया जा सकता है। और उसके ऊपर जो केस स्टडी थी वो सबसे इंपॉर्टेंट वो वाली थी, लोन वाली। तुमने रिवाइज किया भी है कि नहीं? कल रात को ही तो पढ़ा था, मेरे को नहीं लगता रिवाइज करके आया हो तो, पॉसिबल ही नहीं है। पढ़ा था? अच्छा, मुझे नहीं लगता। क्वेश्चन कितने किए कल तुमने? क्वेश्चन कितने सॉल्व करके देखे, लिख के कितने क्वेश्चन देखे? एक आंसर लिख के देखा? रोज एक की स्पीड पे चल रहे हो, मैंने परसों ही समझाया था तुमको। चलो आगे देखते हैं। लाइबिलिटी टू, टू वर्ड पे ध्यान देना, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। अभी तक जो हमने दोनों तीनों चीजें पढ़ी है वो इसी पॉइंट पे आके से कंक्लूड करेंगी, क्योंकि फर्म लाइबल हो गई है क्या थर्ड पार्टी के प्रति, या वो पर्सनली ही लाइबल है थर्ड पार्टी के प्रति, यही सब तो पढ़ा हमने सब कल से। वो पार्टनर जो फर्म का रिप्रेजेंटेटिव एजेंट बन के गया था थर्ड पार्टी से डील करने, वो जो एक्शन करके आया है वो एक्सप्रेस अथॉरिटी में थी, नहीं थी, इम्प्लाइड अथॉरिटी थी, नहीं थी, नहीं थी, तो क्या थर्ड पार्टी को पता था या नहीं पता था, ये सारे मैटर आएंगे ना। इन सब पे एनालिसिस करके ही तो हम तय कर पाएंगे कि फर्म लायबल है थर्ड पार्टी के लिए या वो इंडिविजुअल पार्टनर लायबल है थर्ड पार्टी के लिए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो वही सारी बातें यहाँ पे कंक्लूड होने वाली है, तो वो सबका नॉलेज जरूरी है, इसलिए इतनी देर से पूछा कि वो जो कल पढ़ा वो तुमने पढ़ाया वो कल तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा। The question of liability of partner to third party may be considered under different heads. These are as follows. तो हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं 1 2 3 तीन ग्राउंड्स पे। पहला ग्राउंड बनता है लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म।
दूसरा ग्राउंड बनता है लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। देख रहे हो, पहला है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, उन एक्शंस के लिए जो फर्म ने लिए, मतलब मानी जाएंगी कि वो फर्म की एक्शंस थी, है ना, कल से जो हम पढ़ रहे हैं उसी ग्राउंड पे। दूसरा पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर जो किया वो गलत है, पर क्या उसके लिए फर्म लाइबल हो सकती है? अगर हो सकती है तो वो कौन से सर्कमस्टांसेस है, या नहीं होगी? ठीक है। और तीसरा ग्राउंड हम पढ़ेंगे लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। अब जरा दूसरे और तीसरे पार्ट में ना बहुत स्लाइट डिफरेंस है, तीन ही होने चाहिए, हाँ, दूसरे और तीसरे में स्लाइट डिफरेंस है। यहां पे है रॉन्गफुल एक्ट्स और यहां पे है मिस एप्लीकेशन। दूसरे और तीसरे पॉइंट में लाइबिलिटी ऑफ फर्म ही निकाल रहे हैं, पर रीजन स्लाइट डिफरेंस है तो दोनों ही गड़बड़, पर एक रॉन्गफुल वाला है और एक मिस एप्लीकेशन। और पहला पार्ट तो इन दोनों से बहुत अलग हो गया, तो अगर दिमाग में चार्ट बन रहा हो तो एक आगे लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट्स डन बाय फर्म, पार्टनर के ऊपर लाइबिलिटी आएगी अगर फर्म ने कोई एक्शन किए हैं तो, ये एक पार्ट हुआ। लाइबिलिटी ऑफ द फर्म बाय डूइंग्स ऑफ पार्टनर, ये दूसरा पॉइंट हुआ। बाय डूइंग बाय एक्शंस ऑफ पार्टनर, एक्शंस के अंदर दो पार्ट बनेंगे, रॉन्गफुल एक्शंस की वजह से और मिस एप्लीकेशन। अच्छा सर, इसके अलावा भी तो फर्म लाइबल होगी? हाँ, वो तो नेचुरल है ना, वो तो नेचुरल बात है कि एक्शन तो पार्टनर ही करेगा ना, फर्म तो केवल कलेक्टिवली बुलाने का तरीका है उनको। तो पहला पार्ट शुरू कर जो इजी है, द पार्टनर आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। ये बचपन से पढ़ रहे हैं हम। जॉइंटली का मतलब होता है मिलजुल के, सेवरली का मतलब होता है कि बाकी के अगर भाग भी गए, नहीं भी मिल रहे, नहीं कंपनसेट कर पा रहे, तुम्हारे पास है पर्सनल प्रॉपर्टी, तो तुम अकेले कंपनसेट करोगे तो तुम्हें ये राइट मिलेगा कि तुम उनसे रिकवर कर सकते हो जो तुम्हारा एग्रीमेंट था उसके अनुसार, है ना। ये सेवरली का मतलब है। ये सारी इतनी लंबी चौड़ी कहानी सेवरली वर्ड बताता है। जॉइंटली तो सीधा बोलता है कि भाई जिस प्रपोर्शन में भी है पीएसआर तुम्हारे, उस प्रपोर्शन में लायबिलिटी बियर करो, बात खत्म। ठीक है। तो जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होते हैं पार्टनर थर्ड पार्टीज को फॉर ऑल एक्ट्स व्हिच कम अंडर द स्कोप ऑफ देयर एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी। कल से यही बातें तो कर रहे हैं, एक्सप्रेस अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो जो भी तुम्हारी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अथॉरिटी थे उसके स्कोप के अंदर अगर तुमने काम किया है तो ही तो फर्म लाइबल होती है। तो अगर फर्म लाइबल हुई है तो फिर जॉइंटली और सेवरली लाइबल हो, क्योंकि फर्म की लाइबिलिटी तुम्हारी लाइबिलिटी पर्सनल लेवल पे, जॉइंटली एंड सेवरली। आगे देखो, this is because that all act done within the scope of authority are act done toward the business of the firm। obviously जो within the scope है अथॉरिटी, within the scope of authority आपने जो एक्शंस किए हैं उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है कि वो तो फर्म को लाइबल करेंगे। और फर्म को लाइबल करने का मतलब है तुम सबके ऊपर कलेक्टिव और सेवरली इंडिविजुअल लाइबिलिटी आएगी। कोई डाउट है तो बताओ। ये जो वर्ड है एक्ट ऑफ द फर्म connotes any act or omission by all partner, by any partner which give rise to the right enforceable against the firm। तो सीधी सी बात है, आपके वो सारे एक्शंस जिनकी वजह से आपके अगेंस्ट राइट एनफोर्सेबल है, किसके पास ये राइट है? थर्ड पार्टी के पास, कि वो फर्म को लाइबल करना चाहता है, उसके पास ये राइट है। अगेन इन ऑर्डर टू ब्रिंग द केस अंडर सेक्शन 25, जो जरूरी बात है वो याद रखना, इट इज नेसेसरी द एक्ट ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच लायबिलिटी इज बॉट टू एनफोर्स अगेंस्ट द पार्टी मस्ट बी डन व्हाइल ही वाज अ पार्टनर। कल से जो पढ़ते आ रहे हैं कि उसने जो एक्शन लिया था वो उसकी या तो एक्सप्रेस अथॉरिटी थी या तो इम्प्लाइड अथॉरिटी थी, वो अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके कोई एक्शन नहीं ले रहा। उसने जो एक्शन लिए थे वो यूजुअल वे में लिए थे, वो यूजुअल बिजनेस के लिए लिए थे, तो मैनर भी यूजुअल था, बिजनेस भी यूजुअल था। वो सब बातें अगर जस्टिफाइड हैं तो उसके एक्शन से फर्म लाइबल होगी, और उसके एक्शन से अगर फर्म लाइबल होगी तो अल्टीमेटली लाइबिलिटी तो फर्म की लाइबिलिटी मतलब जॉइंटली एंड सेवरली पार्टनर्स आर लाइबल ना।
इसीलिए हेडिंग क्या बनाया उन्होंने, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, क्योंकि वो सारे एक्ट्स एज एन एजेंट तुमने परफॉर्म किए थे और उसके लिए पूरी फर्म लायबल हुई थी। फर्म की लायबिलिटी मतलब तुम्हारे ऊपर जॉइंटली और सेवरली लायबिलिटी। कहानी केस क्या है, सर्टन पर्सन वेर फाउंड टू हैव बीन पार्टनर्स इन अ फर्म, तो कुछ लोग पाए गए कि भैया तुम तो सब पार्टनर हो। व्हेन द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, और मामला था इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क का, समझते हो ना, मैंने एप्पल का लोगो चुरा के अपने मोबाइल पे या अपने किसी ब्रांड पे लगा दिया, ठीक है, तो ये है इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, क्योंकि मैंने एप्पल वालों से इसकी परमिशन नहीं ली, इसको बोलते हैं इन्फ्रिंज करना, ठीक। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसका, उसकी प्रॉपर्टी है। द फर्म टुक प्लेस, इट वाज हेल्ड दैट दे वर लायबल फॉर डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ द एलिज्ड इंफ्रिंजमेंट, तो उसके डैमेजेस तो फर्म पे आएंगे। जब फर्म पे आएंगे, इट बीइंग इमटेरियल दैट डैमेजेस अराइज आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी फर्म तब तक आपने डिसॉल्व कर दी है, जिस समय ये किया गया था इंफ्रिंजमेंट, अगर उस समय आप पार्टनर थे, must have been done when he was partner। बाद में तुम फर्म छोड़ दो, फर्म को डिसॉल्व भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उस समय के हिसाब से पार्टनर थे, वो तुम सब मिलजुल के लायबल हो, मतलब जॉइंटली और सेवरली लायबल हो। और जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होने का मतलब हुआ कि आपको मिलजुल के ये डैमेजेस चुकाने होंगे। कोई डाउट है तो बताओ इसमें। ये एक अलग से एंगल जोड़ दिया उसने केस में, थोड़ा सा और ट्रिकी बना के कि भाई अब तो फर्म डिसॉल्व हो गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्म डिसॉल्व हो गई है। जिस समय गड़बड़ की गई उस समय जितने पार्टनर थे, है ना, ऐसा कोई और केस बोल देगा वो वाला पार्टनर रिटायर होके चला गया, ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस समय ये एक्शन हुआ, जिस समय ये डिफॉल्ट हुआ, उस समय तुम सब पार्टनर थे फर्म में, तुम सब लायबल हो, बात खत्म। कोई डाउट, क्योंकि लायबिलिटी ऑफ फर्म अल्टीमेटली लायबिलिटी ऑफ पार्टनर है, जॉइंटली एंड सेवरली। कोई डाउट है तो बताओ। दूसरी कहानी, अब ये दूसरे पार्ट पे आ गए हम चार्ट के, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर द एक्ट्स डन बाय फर्म, या माने गए हैं कि एक्ट्स डन बाय फर्म, उनके लिए। अब हम बात करें लायबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म के ऊपर जिम्मेदारी आ रही है, wrongful acts of a partner, the firm is liable to the same extent as the partner for loss of injury caused to the third party by the wrongful act of the partner if they are done by the partner while acting in ordinary course and with the authority of partner। अगर ये दोनों बातें प्रूव हो गई ना कि वो ऑर्डिनरी कोर्स में काम कर रहा था पार्टनर जब उसने गलतियां की है और उससे थर्ड पार्टी को इंजरी हुई है, और साथ में ये भी प्रूव हो गया पार्टनर्स की अथॉरिटी थी उसके पास एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, किसी ने उसकी अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट नहीं की थी। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात। इफ द एक्ट इन क्वेश्चन, तो क्या होगा, तो फर्म लायबल होगी, सीधी बात। if the act in question can be regarded as authorized and as falling with the either of the category mentioned in section 26, the fact that the method employed by the partner in doing it was unauthorized or wrongful would not affect the question। ये है सबसे काम की बात। मैटर को एनालिसिस करके ये पता चलता है कि भाई पार्टनर तो ऑथराइज ही नहीं था, या जो मैनर उसने अपनाया है, मैनर की बात हो रही है, वो रॉन्गफुल था। इससे क्या फर्म की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? आंसर इज नो। ये एक ही केस में खत्म हो सकती थी ऐसे मैटर पे। कब? अथॉरिटी वाला मामला होता, अथॉरिटी उसने ब्रीच की होती अपनी, और थर्ड पार्टी इस बात से अवेयर होती, वो इनोसेंट ना होती, तो ही वो पर्सनली लायबल रहता पार्टनर जो रॉन्गफुल कर रहा है, अदरवाइज फर्म ही लायबल है। आगे देखो, फर्दर मोर all partners in a firm are liable to the third party
जब फर्म लायबल है तो इसका मतलब है कि सारे के सारे पार्टनर लायबल है। फर्म का मतलब है कलेक्टिव लायबिलिटी, लॉस और इंजरी कॉस्ट टू हिम बाय द नेग्लिजेंट ऑफ द पार्टनर। नेग्लिजेंसी इसमें कवर होती है। नेग्लिजेंसी का मतलब समझते हो ना, एक वर्ड होता है डिलीजेंट, एक वर्ड होता है नेग्लिजेंट। डिलीजेंट मतलब कॉशियसली काम करना, नेग्लिजेंट मतलब केयरलेसली काम करना। तो नेग्लिजेंस का मतलब होता है केयरलेसनेस, बैठ के कहानी सुन रहे हो, कुछ न लिख रहे हो और न मार्क कर रहे हो। नेग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेस। अब इसमें एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि वन ऑफ द टू पार्टनर, दो पार्टनर थे, कोल माइन का काम होगा, एक्टेड एज अ मैनेजर वाज guilty of personal negligence in omitting to have the shaft of the mine properly fenced। तो प्रॉपर फेंसिंग नहीं की होगी माइनिंग पे, माइनिंग बिजनेस में, और उसकी वजह से एज अ रिजल्ट इंजरी हुई है वर्कमैन को, नुकसान हो गया एम्प्लॉय को, उसकी हेल्थ को नुकसान हो गया होगा, वॉट एवर। दोनों पार्टनर लायबल है। गलती रॉन्गफुल एक पार्टनर ने किया है कि वो मैनेजर का रोल प्ले कर रहा था, उसका डिसीजन मेकिंग था कि भाई माइन के आसपास कैसा सिक्योरिटी होना चाहिए। उसकी गलती की वजह से एक वर्कमैन को इंजरी होती है, तो उस इंजरी के लिए वो अकेला मैनेजर वाला, जो मैनेजर के रोल में वो वाला पार्टनर ही जिम्मेदार नहीं है, फर्म लायबल है। नेग्लिजेंसी का नुकसान फर्म को भुगतना पड़ेगा, जबकि गलती केवल किसकी थी, एक पार्टनर की, दूसरे की नहीं थी। बात समझ में आई या नहीं आई? तो यही बात लिखी है। इफ द एक्ट इन क्वेश्चन can be regarded as authorized and falling within either of the category mentioned in section 26, the fact that method employed by the partner in doing it was unauthorized or wrongful would be not affect the question। इसका मतलब समझे, ये अनऑथराइज्ड भी हो तो भी, मतलब एक पार्टनर कोई एक्टिविटी कर रहा है वो अनऑथराइज्ड भी है, फिर भी मैंने कल से समझा रहा हूं कि थर्ड पार्टी अगर इनोसेंट है, उसको नॉलेज नहीं है कि आप अनऑथराइज पार्टनर हो, तो भी फर्म ही लायबल होगी। ये केस लॉ वो वाला था नहीं, इसलिए ये अलग से फिर बोल रहा हूं कि ऐसा केस लॉ भी इस आंसर, मतलब यही कंटेंट लिखना पड़ेगा आंसर। केस स्टडी के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस पे क्वेश्चन होंगे या आ सकते हैं। आगे देखो, लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर। अब मिस एप्लीकेशन की बात हो रही है। तो ये दो कैटेगरी ऊपर वाली समझ गए ना तुम, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए और पार्टनर के अथॉरिटी में वो काम होना चाहिए, तो वो फर्म को लायबल करता है। लेकिन उसका ही एक्सेप्शन नीचे ही लिखा हुआ है और वो कल से पढ़ रहे हैं, ये अनऑथराइज भी करेगा, पर अगर थर्ड पार्टी इनोसेंट है तो लायबल तो फर्म ही होगी। बाद में तुम देखना आपस में क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारी फर्म रजिस्टर्ड है, उसकी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड है, तो तुम एक दूसरे के अगेंस्ट भी केस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आउटसाइडर के लिए तुम सब एक ही हो और तुम्हें पहले उसे कंपनसेट करना पड़ेगा, अपना मैटर बाद में हैंडल करना। इट मे बी ऑब्जर्व दैट workings of two clauses of section 27 is designed to bring out clearly an important point of distinction between two categories of the cases of misapplication of money by the partner। तो ये जो 27 है ये केवल एक ही पॉइंट के लिए बना है, बाकी सब 26 ने कवर कर दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। क्या ही छोड़ा है भाई, उसने कह दिया सबकी परमिशन थी और तुम नॉर्मली काम कर रहे थे, वो केसेस कवर। उसने ये भी कह दिया तुमने कोई रॉन्गफुल या अनऑथराइज काम किया है, वो भी उसी में कवर। थर्ड पार्टी इनोसेंट है अनऑथराइज वाले मामले में तब भी फर्म लायबल है, सारे उसने कवर कर दिए। तो ये क्यों बनाया, ये स्पेशल है। सेक्शन 27 इज डिजाइंड, स्पेशली डिजाइन किया गया टू ब्रिंग आउट क्लियरली एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट के लिए। The point of distinction between the two categories of cases of misapplication of money by partner। यहां स्पेसिफिक केस है मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी। बात समझ में आ रही है? तो यहां देखो दो क्लॉज है,
ये दो क्लॉजेज में यही बातें आने वाली है। देखो क्या लिखा है। क्लॉज ए कवर्स द केस वेयर पार्टनर एक्ट विद इन द अथॉरिटी। मामला ध्यान से देखते जाना, विद इन द अथॉरिटी। आगे, एंड ड्यू टू हिज अथॉरिटी ए पार्टनर ही रिसीव्स मनी। ही रिसीव्स मनी, उसकी अथॉरिटी थी, उसने पैसे लिए। मनी और प्रॉपर्टी फाइनेंशियल वैल्यू में कोई और चीज भी चलेगी। बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी, वो जो पैसा है वो थर्ड पार्टी का है। एंड मिस अप्लाइज दैट मनी और प्रॉपर्टी, और उसने उस मनी या प्रॉपर्टी का मिस एप्लीकेशन किया। तो एज अ पार्टनर विद इन द अथॉरिटी, इंप्लाइड और एक्सप्रेस वॉट एवर, तुम्हारी अथॉरिटी में था पैसा लेना, रेगुलर बिजनेस का काम था, आपने पैसा लिया और मिस अप्लाई कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आया यहां, तुमने मिस अप्लाई किया। फॉर दिस प्रोविजन to the attracted, it is not necessary that money should have actually come into the custody of the firm. और आखिर में लिखा है the firm would be liable in both cases. मतलब पहला केस पढ़ा है, दूसरा तो पढ़ेंगे। तो पहले केस का आंसर ये लिखा है नीचे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्म की कस्टडी में पैसे आए या नहीं आए। अरे पैसे आए तो हो सकता है ना फर्म के अकाउंट में आए या पर्सनल अकाउंट में ही कर दिए उसने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी अथॉरिटी में था ना, और उसने मिस अप्लाई कर दिया ना, फर्म लायबल है। थर्ड पार्टी की क्या गलती है? कोई डाउट है तो बताओ। मैंने कहा ना, पूरा एक्ट हर सेक्शन ले जाके ये बात ढूंढते हैं कि थर्ड पार्टी की गलती तो नहीं है ना। नहीं है तो फर्म लायबल है, भले ही तुम्हारा एक पार्टनर की गलती हो, भले ही वो तुम्हारे दूसरे पार्टनर्स के साथ अन्याय हो, पर वो आपस में देखना बाद में। थर्ड पार्टी को कंपनसेट करो और पूरी फर्म लायबल है। कोई डाउट है तो बताओ मुझे। ये स्पिरिट है ये पूरे सारे सेक्शंस की। ऑन द अदर हैंड, क्लॉज बी का प्रोविजन देखो, वुड बी अट्रैक्टेड व्हेन सच मनी और प्रॉपर्टी हैज कम इनटू द कस्टडी ऑफ द फर्म। बस अंतर क्या हो गया, वो पैसा फर्म की कस्टडी में आया था, फिर मिस अप्लाई हुआ है। तुम्हारी फर्म की कस्टडी में आए या ना आए, अगर पार्टनर ने पैसा लिया है, उसकी अथॉरिटी में लिया है, फर्म की कस्टडी में आया है नहीं आया है, अगर वो मिस अप्लाई हुआ है, उसी पार्टनर ने किया है, किसी और पार्टनर ने किया है, पूरी फर्म लायबल है। इसके लिए सेक्शन 27 लगा बनाया स्पेशली बस इसी कहानी के लिए, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, इफ द रिसिट ऑफ द मनी बाय वन पार्टनर इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ द अपेरेंट अथॉरिटी। अब जरा कहानी में ट्विस्ट यहां आया है, क्या बोल रहे हैं वो, उसने जो पैसा लिया पार्टनर ने, वो उसके अथॉरिटी में नहीं था, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ रिसिट बाय द फर्म, तो फिर उसको फर्म की रिसिट नहीं मानी जा सकती। एंड द अदर पार्टनर विल नॉट बी लायबल। लेकिन सर उसकी क्या गलती, थर्ड पार्टी की? यहाँ पे अनलेस लिखा भी है तो वो ये लिखा है कि मनी रिसीव्ड इनटू देयर पोजीशन और अंडर देयर कंट्रोल। ये कहानी को जरा समझना, नॉट विद इन द स्कोप ऑफ हिज अपेरेंट अथॉरिटी। ध्यान से, क्या यहां एक्सप्रेस लिखा है? नहीं। क्या यहां इंप्लाइड लिखा है? नहीं। एक्सप्रेस भी नहीं लिखा है, इंप्लाइड भी नहीं लिखा है। क्या लिखा है? ये अपेरेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता होगा ना कुछ, अपीयर होती है, दिखती है। मतलब थर्ड पार्टी को जो अथॉरिटी अपीयर हो रही है, मतलब थर्ड पार्टी को नॉलेज है ये इसकी अथॉरिटी नहीं है, फिर भी थर्ड पार्टी आ रही है झांसे में, केयरलेसली आ रही है, जानबूझ के आ रही है, हमें नहीं मतलब। अपेरेंट अथॉरिटी वर्ड यूज किया गया इसीलिए, एक्सप्रेस इंप्लाइड नहीं किया गया, क्योंकि देखो
कहानी में क्या ट्विस्ट ले आए वो नीचे, कि बाकी के पार्टनर लायबल नहीं होंगे। ऐसा तो केवल एक ही केस में आ सकता था ना, इसीलिए मामला एक्सप्रेस इंप्लाइड अथॉरिटी पे नहीं रख सकते, अपेरेंट अथॉरिटी पे लाना पड़ा। कुछ समझ में आई बात की नहीं आई? कि थर्ड पार्टी नॉलेज में है। अब यहां दो केस बनते हैं कि वो पैसा मिसअप्लाई हुआ तो फर्म लायबल होगी या नहीं होगी? होगी। अगर फर्म उस पैसे को यूज करेगी तो होगी, फर्म उस पैसे को यूज नहीं करेगी, फर्म के कंट्रोल में वो पैसा गया ही नहीं, फिर फर्म लायबल नहीं होगी। ये अनलेस वाली बात फर्म को लायबल करने वाली है। द मनी रिसीव्ड कम इनटू द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ अदर पार्टनर्स, उनका भी पोजीशन और कंट्रोल है उस पे, मतलब उनने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया ना ये बात कि इवन दो बियॉन्ड अथॉरिटी जाके हमारे ही पार्टनर ने किसी से पैसे लिए हैं, उनका एक एक्सेप्टेंस हो गया, उनने अपने पास पोजीशन ले लिया, अपने पास कंट्रोल ले लिया उस मनी का। तुम्हारा पार्टनर बोल के आया कि मैं सामने वाले से पैसे ले आया हूं, मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी फिर भी ले आया हूं, और तुम उस पैसे को अपने कंट्रोल में लेते हो और बाद में बोल रहे हो नहीं नहीं हम लायबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भैया? हो गए अब तो। हाँ, अगर तुम्हें तुम्हारे पास ये पैसों का पोजीशन कंट्रोल भी नहीं आया, थर्ड पार्टी से उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके वो लिखा है कि नॉट विद इन द स्कोप ऑफ हिज अपेरेंट अथॉरिटी था, एक्सप्रेस इंप्लाइड की बात नहीं है। जो अथॉरिटी अपियर हो रही है, जो सबको अपियर हो रही है, उस थर्ड पार्टी को भी अपियर हुई होगी, फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बियॉन्ड अथॉरिटी जाके, और वो पैसे का पोजीशन और कंट्रोल भी हमारे पास नहीं आया, तो फिर बाकी के पार्टनर कह देंगे कि हम लायबल नहीं, लॉ उनका सपोर्ट करता है कि फिर वो लायबल नहीं है। इसीलिए इसको अलग से डिजाइन किया है। ऊपर हमने जो बातें पढ़ी थी जहां पे दोनों पूरी फर्म लायबल थी, नो इफ नो बट, वो मामले थे, वो जो पार्टनर था जो थर्ड पार्टी से पैसे लेके आया है और पैसों का मिस एप्लीकेशन हुआ है, वहां उसके पास अथॉरिटी थी पैसे लेने की, और ये जो मैंने अभी पढ़ाया इसमें उसके पास अथॉरिटी नहीं थी पैसे लेने की, और यूज किया गया वर्ड नॉट विद इन द अपेरेंट अथॉरिटी, ये वर्ड यूज नहीं किया गया एक्सप्रेस अथॉरिटी और इंप्लाइड अथॉरिटी। बारीकी समझे लॉ मेकर्स की, कम शब्दों में काम की बात। कोई डाउट है तो बोलो, इंपॉर्टेंट था ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्पेशली डिजाइन किया गया सेक्शन 120 सेक्शन 27, मामला था मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी को लेके, और 26 ने बाकी सारे मामले कवर कर लिए, रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर, फर्म को लाइबल करेंगे। मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी के लिए अलग से सेक्शन बनाया, तो दोनों का डिफरेंस अब समझ में आया। और ऊपर वाला तो था कि फर्म के एक्ट्स के लिए इन जॉइंटली सेवरली सारे पार्टनर लाइबल है। सेक्शन 27 ही है वो सेक्शन जो 11th से पढ़ते आ रहे हो, यही लिखी है वो लाइबिलिटी वाली बात कि फर्म की लाइबिलिटी सारे पार्टनर्स के ऊपर जॉइंटली और सेवरली है। कोई डाउट है तो बोलो। एक्सेप्शंस पे ध्यान दिया करो खुद की मार्किंग में, कहाँ एक्सेप्शन लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, तो ही पढ़ने का मतलब है, नहीं तो क्या मतलब है। ये छोटा सा टॉपिक और खत्म करे तो उसके बाद माइनर ही बचता है। देखो ये ना कंटेंट दिखता बहुत सारा है, इन पे केस स्टडी आती है, लेकिन ये कंटेंट है नहीं उतना। जब इसे रिवाइज करो, मार्किंग कर लो और कंक्लूजन्स निकाल के रख लो, तो ये कंटेंट बहुत शॉर्ट है, और ऐसे डिटेल में बैठ के रटने की जरूरत नहीं है उसको, ना ही वो एज इट इज लिखना है। यही बात मैं बार बार समझाता हूँ। नॉट एक्सपेक्टेड कि हम केस स्टडी में ऐसा सेक्शन डाल के एज इट इज लिखेंगे उसको, बस पता होना चाहिए कि एक्ट क्या बोलता है, उसका जनरल रूल क्या है, उसका एक्सेप्शन क्या है, उसका जनरल रूल क्या है, उसका एक्सेप्शन क्या है। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट फर्म लायबल होगी नहीं होगी, होगी तो किस सर्कमस्टांसेस में होगी, नहीं होगी तो कब नहीं होगी। बस इतनी बात ही काम की थी, इतना सारा हमने जो पढ़ा उसमें। ये लास्ट पार्ट है उस कहानी का, इसके बाद कहानी बदल जाएगी, माइनर पे चली जाएगी। बोलो कोई डाउट है क्या? ये चैप्टर में अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी भी ऊपर कुछ चीजें बाकी है, मैं जानबूझ के छोड़ के आया था, वो और करना है। हाँ सॉरी, ठीक है। तो वो इससे ही रिलेटेड है, वो अननेसेसरी शुरू में उन्होंने ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखा था, अब तुम्हें पढ़ोगे तो बहुत इजी इजी लगेगा।
अ शेयर इन द पार्टनरशिप ट्रांसफरेबल लाइक, अच्छा ये बात किसकी है, सॉरी, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। मतलब होता है ना, कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं अपना इंटरेस्ट, तभी तो नए को मिलता है। भाई फॉर्म में अगर ऑनरशिप की बात करो तो ओवरऑल ऑनरशिप तो 100% ही है ना, बस दो पार्टनर थे हम, दोनों की ऑनरशिप इंटरेस्ट थे 50-50%, सपोज पीएसआर के हिसाब से दिख रहे हैं 1/2 1/2। तीसरा पार्टनर आएगा तो उसे इंटरेस्ट कहां से लाके देंगे अलग से, मैं भी सेक्रीफाइस करूंगा वो भी करेगा, या जो भी एग्रीड रेशो होगा हमारा सेक्रीफाइस का, अकेला वो करेगा अकेला मैं करूंगा, वॉट एवर, सेक्रीफाइस तो कोई ना कोई करेगा। उसी सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को बोला है ट्रांसफरी। ट्रांसफरी ऑफ व्हाट, क्या ट्रांसफर कर रहे हो, पार्टनर्स इंटरेस्ट। पार्टनर्स इंटरेस्ट मतलब, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, क्या, हमेशा राइट, हमेशा क्या, राइट। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को बोलते हैं ऑनरशिप। बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी होते हैं, शेयर होल्डर वाले केस में पढ़ते भी हैं, तो लिमिटेड इंटरेस्ट होते हैं, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होते हैं। तो इंटरेस्ट का मतलब ऑनरशिप नहीं होती, इंटरेस्ट का मतलब होता है राइट। तो फर्म में एज अ पार्टनर जो मेरे राइट्स थे प्रॉफिट शेयरिंग पे, वो लूज करूंगा ना। समझ नहीं आ रही है बात अभी भी। प्रॉपर्टी पे राइट्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग पे राइट्स थे, गुडविल पे राइट्स थे, यही सब तो सेक्रीफाइस होते हैं, यही तो तुम पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में करते हो। गुडविल सेक्रीफाइस करी है भाई, उस पे राइट्स थे मेरे, मैंने सेक्रीफाइस किए, उसके पैसे लूंगा। प्रॉफिट शेयरिंग सेक्रीफाइस की है, उसके पैसे लूंगा। नहीं आ रहा ना समझ में। अ शेयर, इसीलिए वर्ड का यूज हुआ देखो, अ शेयर इन पार्टनरशिप, बेसिकली आप हिस्सा बेच रहे हो अपना। इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी, जैसे तुम गाड़ी बेच दो, घर बेच दो, वैसे ही क्या बेच दो, अपना हिस्सा बेच सकते हो, शेयर बेच सकते हो प्रॉपर्टी में, पार्टनरशिप में। कोई डाउट है तो बोलो। बट as the partnership relation is based on mutual confidence, the assignee of the partner's interest by sale, mortgage, or otherwise cannot enjoy the same right and privileges as the original partner. अब ये कहानी में उसने टर्न ले लिया, ये क्या टर्न ले लिया, ध्यान से सुनना। नया पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा है, तुमने अपने पार्टनरशिप के इंटरेस्ट किसी आउटसाइडर को ट्रांसफर किए। ट्रांसफर करने के नाम पे उन्होंने कहा आप बेच सकते हो, एक बात, आप मॉर्गेज कर सकते हो, दो बात, अदरवाइज और कोई तरीका है ट्रांसफर करने का वो लगा लो। क्या राइट है पार्टनर के पास, यस। मैंने तुम्हें कनेक्ट इसलिए उससे कर दिया कि तुम्हें ये बात समझ में आए कि वहां पे नया पार्टनर जब आया था तब भी हमने हमारा हिस्सा बेचा था, क्योंकि हमें सेल का राइट है, पर वो क्योंकि पार्टनर बन गया था इसलिए उसको इक्वल राइट मिल गए थे जैसे हमारे पास थे। लेकिन तुम अपनी हिस्सेदारी अगर आउटसाइडर्स को बेच रहे हो, जो पार्टनर नहीं बन रहा है वो आके यहां, और सिर्फ ट्रांसफर करने का मतलब यहां पे ट्रांसफर एक बड़ा बलून है, ये वाइडर टर्म है, इसका स्कोप ज्यादा है, बड़े बलून का टेक्निकल लैंग्वेज हो जाता है, इट इज अ वाइडर टर्म और वाइडर स्कोप देन सेल। सेल एक तरह का ट्रांसफर है, मॉर्गेज दूसरे तरह का ट्रांसफर है। तो सेल, मॉर्गेज, प्लेज, ऐसा और कोई नाम भी हो, जैसे आप अपनी बाकी प्रॉपर्टियां बेचते रहते हो, तुम अगर किसी फर्म में पार्टनर हो तो तुम उसके इंटरेस्ट भी ट्रांसफर कर सकते हो। अगर मैं कह दूं कि मैं किसी फर्म में पार्टनर हूं, उससे जो प्रॉफिट मिलता है उसका शेयर मेरी वाइफ को जाएगा, मेरे ब्रदर को जाएगा, आई कैन डू सो। लेकिन ये वो क्लियर कर रहे हैं कि अगर वो पार्टनर नहीं बन रहे हैं फर्म में, तो उनके जो राइट्स हैं फर्म के अगेंस्ट,
वो वैसे नहीं हो सकते जैसे पार्टनर के। दे कैन नॉट एंजॉय सेम राइट प्रिविलेज एज ओरिजिनल पार्टनर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या तुम बेच सकते हो शेयर? यस। मॉर्गेज कर सकते हो? यस। और कोई तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो? यस। तो यू कैन ट्रांसफर। कोई डाउट है तो बताओ। अब यहां ऊपर क्या लिखा था? राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी। ट्रांसफरी मतलब जिसे ट्रांसफर किया गया। मैं फर्म में पार्टनर था, मेरे इंटरेस्ट मेरे राइट्स में ट्रांसफर कर रहा हूं। आई एम नॉट ट्रांसफरी, आई एम ट्रांसफरर। मेरा भाई या वाइफ बनेगी ट्रांसफरी। तो सवाल है उसे क्या राइट मिलेंगे? समझ में आया क्या? आया। तो राइट्स सेम तो नहीं होंगे, ये तो ऊपर ही लिख दिया उसने। अगर सेम होते तो ये सारा टॉपिक बनाने की जरूरत क्या थी? बात तो खत्म हो जाती। और वो जो एडमिशन होता है वहां पे तो सेम दे ही देते हैं, इसीलिए हम वहां पे बात कर ही नहीं रहे हैं। मामले आउटसाइडर के लिए हैं। और क्योंकि वो सेम राइट नहीं देते इसीलिए बात करनी पड़ेगी। तो फिर कितना मिलेगा, क्या राइट मिलेगा? वो बोल रहे हैं द राइट ऑफ सच ट्रांसफर आर एज फॉलोज ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप सच ट्रांसफर इज नॉट एंटाइटल्ड। तो क्या नहीं मिलेगा वो बता दिया, बोले हमने। नेगेटिव लिस्ट है नीचे, इसको छोड़ के सब है अलाउ। उसे ये राइट्स अलाउ नहीं है। राइट नंबर 1, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता कंडक्ट ऑफ बिजनेस में। मतलब मैनेजमेंट का राइट नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस पूरी लैंग्वेज को मैं वन वर्ड में अगर खत्म कर दूं तो मैं ये कहूंगा ना, मैनेजमेंट का राइट नहीं है। यू डू नॉट हैव इंटरफेयर राइट in the conduct of business, means you cannot take decisions on the behalf of business. दूसरा वर्ड है you cannot require accounts, हिसाब किताब नहीं पूछ सकते हो। अकाउंट्स का मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी मांगना तुम्हारे लिए अलाउ नहीं है। दूसरा भी मना। तीसरा, बुक्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो ना हिसाब किताब मांग सकते हो और ना बुक्स इंस्पेक्ट कर सकते हो। मतलब वो हमारा वो फॉर्म का इंटरनल मैटर है, वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। तुम आउटसाइडर हो, तुम्हें ये देखने का राइट नहीं है। कंपनीज में मिलता है ये राइट, सबको मिलता है, पब्लिक को मिलता है, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी के नहीं मांग सकते हो, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कैसे मांगोगे? कोई डाउट है तो बताओ। तो सर जब मना ही कर दिए तो फिर मिला क्या? ही इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। पीए साहब, अरे हाँ या ना? मेरी वाइफ को अगर मैंने ये कह रहा हूं कि वो ट्रांसफर ही है, मैंने इंटरेस्ट ट्रांसफर किए हैं, तो ये वाले राइट नहीं दे सकता हूं कि वो मैनेज कर लेगी मेरी जगह आके, या उसे बुक्स ऑफ अकाउंट की एक्सेस होगी, वो अकाउंट्स रिक्वायर कर सकती है, वो बुक्स इंस्पेक्ट कर सकती है। नहीं। देखो, अकाउंट्स और बुक्स में बहुत अंतर होता है। अकाउंट्स मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात है, बुक्स मतलब एग्रीमेंट्स, ये सब बुक्स में आता है। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तो यू कैन नॉट इंस्पेक्ट बुक्स, यू कैन नॉट रिक्वायर अकाउंट्स। ठीक है? तो ये फिर क्या कर सकते हैं? वो शेयर ऑफ प्रॉफिट ले सकते हैं। एंड साथ ही ये भी याद रखो, दे आर बाउंड टू एक्सेप्ट। बाउंड मतलब समझ रहे हो? फर्म में जो डिसाइड हुआ है, सपोज फर्म ने कहा हमने प्रॉफिट कमाए हैं 8 लाख रुपए, पर उसमें से 6 लाख रुपए जो है हम रिजर्व बनाएंगे, केवल 3 लाख रुपए का प्रॉफिट ही बांटेंगे आपस में। यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट। मेरी वाइफ उस पर क्लेम नहीं कर सकती ऐसा क्यों? नहीं, हमको तो 9 लाख की बांटो, अब मेरे को मेरा हिस्सा दो। ना ना ना, पार्टनरशिप फर्म में जो डिसाइड हुआ है वो फाइनल है। उसके हिसाब से जितना मुझे मिलना था या मैंने अपना एक हिस्सा उसे दिया, उसी प्रोपोर्शन में उसे मिलेगा। कोई डाउट है तो बताओ। बिकॉज दे कैन नॉट चैलेंज
अकाउंट्स, वो इंटरनल मैटर है फर्म का। कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। ये वाली कहानियां कब तक थी? जब तक फर्म क्या थी? कंटिन्यू। लेकिन कभी कभी फर्म, हम जब ट्रांसफर करते हैं राइट्स, तब फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व। एक इंटरेस्टिंग सा केस बताता हूं। सपोज करो एक मिस्टर ए है, वो किसी फर्म में पार्टनर थे। उस फर्म में 5 पार्टनर है। मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। डेथ होने की घटना पे तुम्हारे पास वो क्लॉज नहीं है पार्टनरशिप में कि ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर द फर्म कैन कंटिन्यू। अगर ये क्लॉज नहीं होता तो फिर फर्म डिसॉल्व भी हो जाती है। अब फर्म डिसॉल्व हो गई है, उसकी तो डेथ हुई है, तो उसकी विडो को उसकी सारी प्रॉपर्टी मिली, उसमें फर्म के अंदर राइट भी मिला। ये एक और ट्रांसफर का ही तो तरीका है। सेल, मॉर्गेज, प्लेज, वैसे ही एक ट्रांसफर का तरीका होता है क्या कि प्रॉपर्टी जो है वो लीगल हेयर को ट्रांसफर कर दी जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? इसको ट्रांसमिशन बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड है इसका, ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन के थ्रू विडो को शेयर मिल गया, किसका? उसके डिसीज हस्बैंड का। अब वो डिसीज पार्टनर जो है, जो कि हस्बैंड था, वो उसकी जो वाइफ है उसके राइट्स की बातें सोचोगे तो ये पॉइंट अभी समझ में आ जाएंगे। कुछ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो फर्म तो हो गई है डिसोल्यूशन। ये तो मैंने एक केस ड्राफ्ट कर दिया, और भी कोई रीजन बहुत सारे आ सकते हैं डिसोल्यूशन में। म्यूचुअल कंसेंट से भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। इंसॉल्वेंसी पे भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। अनसाउंड माइंड का हो गया कोई पार्टनर तो भी होता है। तो ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और ऑन रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर, मतलब डिसोल्यूशन ही नहीं है, डिसोल्यूशन का केस भी है और रिटायरमेंट का केस भी है। सवाल है ट्रांसफरी का कि ट्रांसफरी को क्या राइट मिलेंगे। पहला, टू रिसीव शेयर ऑफ असेट ऑफ द फर्म टू विच ट्रांसफरिंग पार्टनर वाज एंटाइटल्ड। तुम्हें याद है अकाउंट्स में एक रिटायरमेंट के केस थे, एक डेथ के केस थे, एक डिसोल्यूशन के केस थे। डेथ के केस में भी, रिटायरमेंट के केस में तो उसका खुद के अकाउंट में उसका पूरा कैपिटल का अमाउंट ट्रांसफर कर देते हो तुम, गुडविल का हिस्सा भी देते हो, अलग से कैपिटल देते हो, फिर गुडविल देते हो। डेथ के केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यही सब दे देते हो। यही तो अंतर था डिसोल्यूशन और डेथ में, और क्या था? सेक्शन 37 एक अलग से था, बस वो एक अलग कहानी है कि आप उसका पैसा अगर रोक रहे हो तो फिर उसे लोन या प्रॉफिट शेयर विच एवर इज हायर करके देना पड़ेगा। दैट इज अ डिफरेंट केस। बाकी तो सब नॉर्मल बात वही लिखी है यहाँ पे कि उसको जो हिस्सेदारी थी वो ट्रांसफरी को मिल जाएगी। किसमें हिस्सेदारी? असेट्स में। जब फर्म कंटिन्यू हो रही है तो असेट्स बट थोड़ी रही है, कोई पार्टनर बाहर भी नहीं जा रहा है, इसीलिए ये पॉइंट ऊपर नहीं आया था। लेकिन फर्म जब खत्म हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, या पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उसको तो उसकी सारी असेट के हिस्से देते हैं ना। असेट की हिस्सेदारी तो कैपिटल अकाउंट बोल के देते हैं उसको, क्योंकि जब वो कैपिटल लाता है तो असेट बनती है, तो जब वो कैपिटल ले जाता है तो असेट कम हो जाती है, और कोई तरीका ही नहीं है। तो बेसिकली आप उसे दे तो असेट ही रहे हो, तो शेयर ऑफ असेट जाता है, यही अलग बात थी। और फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द शेयर ही इज एंटाइटल्ड एन अकाउंट। अब आया मजा, क्या लिख दिया उसने? कंटिन्यूएशन जब तक चल रहा था फर्म का, तब तक अकाउंट देखने की एंटाइटलमेंट थी क्या ट्रांसफरी को? नहीं। लेकिन रिटायरमेंट का केस है, डिसोल्यूशन का केस है, तो ट्रांसफरी, अब भाई मेरे, वो वाइफ बोलेगी मेरे हस्बैंड के नाम पे क्या क्या था फॉर्म में, वो देखने का राइट तो अब मेरा बनना चाहिए ना। अब हस्बैंड थोड़ी है फॉर्म में, ऊपर वाले केस जैसे। तो इसलिए एक और स्पेशल एंटाइटलमेंट मिली, एंटाइटल टू एन अकाउंट। सर या प्रॉफिट शेयरिंग का राइट नहीं है। अब प्रॉफिट का है जब फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, तो उसी की जगह तो ये आ गया, वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग का राइट था। कोई डाउट है तो बताओ। तो प्रॉफिट शेयरिंग का राइट प्लस फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ शेयर, इस पर्पस के लिए तुम अकाउंट्स भी रिक्वायर कर सकते हो, अकाउंट्स भी एनालाइज कर सकते हो। कोई डाउट है तो बताओ। फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन,
लेकिन वो अकाउंट्स कब से देख पाओगे आप? डिसॉल्यूशन की डेट से, कि फर्म के पास ये सब था और इसका ये हिसाब हुआ, क्योंकि जब डिसॉल्व होता है तो पहले आउटसाइडर को पे ऑफ करते हैं, तो देखना पड़ेगा ना। पता चले आउटसाइडर के नाम पे पार्टनर्स ने खुद ही पैसे ले लिए हों और ये कह दिया हो कि ये तो फर्म की लायबिलिटी चुकाने में खत्म हो गए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? By virtue of section 31, which we will discuss hereinafter, no person can be introduced as a partner in the firm without the consent of all the partner. Obvious बात है, कोई एडमिशन नहीं हो सकता जब तक सारे पार्टनर की कंसेंट ना हो। एक बात। दूसरी बात, a partner cannot by transferring his own interest make anybody else partner in place unless the other partner agree to accept the person as a partner. तो कोई इनडायरेक्ट तरीका नहीं घुमा सकते तुम, इसलिए ये सेक्शन बनाया गया। बोले एडमिशन नहीं दे रहे हैं बाकी के पार्टनर मिलजुल के मेरे भाई को, तो मैंने कहा कि मेरे शेयर आज से मेरे भाई के, या इतने पार्ट मेरे भाई का, तो मेरा भाई आके फिर पता चला कि मैनेजमेंट में भी इंटरफेयर कर रहा था, फिर मतलब क्या हुआ ऊपर वाला प्रोविजन बनाने का कि बिना कंसेंट के कोई पार्टनर नहीं बन सकता है। इसीलिए उनके राइट रिस्ट्रिक्ट किए गए। तो ये जो लॉजिक है राइट रिस्ट्रिक्ट करने का वो यहां से आता है कि बिना कंसेंट के, बिना सारे पार्टनर्स की कंसेंट के कोई पर्सन एडमिट नहीं हो सकता फर्म में। बात समझ में आई? इवन दो ये प्रोटेक्शन दी गई पार्टनर को कि आप अपना राइट भी एज अ प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो। कोई डाउट? यही लिखा है, एट द सेम टाइम पार्टनर इज नॉट डिबेयर्ड। सबसे स्पेशल बात, उसे रोका नहीं जा रहा है। डिबेयर्ड का मतलब होता है रोकना या रिस्ट्रिक्ट करना, तो वो बोल रहे हैं नॉट डिबेयर्ड, हम उसे रोक नहीं रहे हैं, उसे अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की आजादी दे रहे हैं, पर इस चीज को एज अ टूल इस्तेमाल करके वो किसी को पार्टनर नहीं बनवा सकता फर्म में। नहीं, उसमें का कंसेंट लिखिए, बताओ मैंने कहीं लिखा है पढ़ाई? किस केस में? यहाँ पे कोई केस पढ़ा ही नहीं, मैं तो लॉजिक समझा रहा हूँ। हाँ, अरे भाई 3 स्टेटमेंट सुना रहा हूं मैं तुझे। पहला स्टेटमेंट सुनाया, पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि बिना सारे पार्टनर की कंसेंट के कोई पर्सन पार्टनरशिप फर्म में एंटर नहीं हो सकता एज अ पार्टनर, पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा पॉइंट मैंने बोला, अगर ये टूल जो ऊपर हमने अभी पढ़ा कि एज अ पार्टनर यू कैन ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी, मींस शेयर इन द पार्टनरशिप जस्ट लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी, इसमें किसी से परमिशन थोड़ी लेनी है, आई कैन ट्रांसफर। पर जो ट्रांसफर कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? अगर फर्म कंटिन्यू है तो आप केवल प्रॉफिट शेयरिंग ट्रांसफर कर सकते हो। वो पर्सन क्लियरली लिखा है, वो पर्सन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो पर्सन बुक्स नहीं मांग सकता, इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो पर्सन अकाउंट्स रिक्वायर नहीं कर सकता। तो ये दूसरा पॉइंट समझाया मैंने। अब तीसरा पॉइंट ये कह रहा हूं मैं, बेसिकली दोनों पॉइंट एक साथ पढ़ने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम डिबार नहीं कर रहे उसे, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे उसे कि तुम इस प्रॉपर्टी को मत बेचो, लेकिन हम दूसरी तरफ भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि कोई एक के अकेला पार्टनर अपने शेयर बेच के अपने किसी रिलेटिव या अपने मनपसंद के व्यक्ति को लाके फर्म में पार्टनर नहीं बनवा सकता, पर उसे ये भी अलाउ कर रहे हैं कि वो अपना शेयर बेच भी सकता है। अरे नहीं आया समझ अभी भी? मैं मेरे फर्म, मेरी वाइफ को मैं अपने शेयर का आधा हिस्सा दे दूं, भाई को दे दूं, मदर को दे दूं, सिस्टर को दे दूं, किसी को भी दे दूं, मेरे को किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ये मेरा राइट है। जैसे मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूं, मैं अपना शेयर भी ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन वो जो सारी कंडीशन लगाई है कि मैं उससे एज इट इज मेरी तरह से पार्टनर नहीं बनवा सकता हूं वहां पे। तो इसका कंक्लूजन पढ़ रहा हूं मैं कि भैया, जैसे मैंने किसी को पार्टनर नहीं बनवा पाया,
लेकिन मैं इस बात से डिबैर्ड नहीं हूं, मैं इस बात से रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूं कि मैं मेरा शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। हाँ, ये सब प्रोविजंस एक साथ पढ़ने से ये समझ में आता है, वो ये लिख रहा है। समझ में आई बात? कोई डाउट? लास्ट, a partner interest in the partnership can be regarded as an existing interest and tangible property which can be assigned. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी के लिए। तो पार्टनरशिप में आप अगर किसी फर्म में पार्टनर हो तो आपका पार्टनरशिप राइट, आपका पार्टनरशिप इंटरेस्ट एक तरह की टेंजिबल प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट, और यू कैन ट्रांसफर इट इजीली टू एनीबडी विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम एनी पार्टनर इन द फर्म। बात समझ में आई? ऐसा एक्ट अलाउ करता है, लेकिन ऑब्वियस बात है अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली ये राइट रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, वो तो कोई सा भी रोक सकते हैं, तो ये भी रोक सकते हैं कि हमारी फर्म में हम बोल सकते हैं कि भैया तेरे पास ही इंटरेस्ट रहेगा, तेरे को अगर हटना है तो पूरा हट, ऐसा कुछ कर सकते हो। बट एक्ट तो केवल ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी की तरह ही है, यू कैन सेल इट। कोई डाउट है तो बताओ। लेकिन आप चोर रास्ता मत ढूंढो किसी व्यक्ति को फर्म में लाने का, वो राइट नहीं है। उसके लिए सारे पार्टनर की कंसेंट लेके एडमिशन करवाओ। कोई डाउट है तो बताओ। इसलिए मैंने इसको एडमिशन से जोड़ दिया था। तो ये स्पेशल टॉपिक था, आप सब स्पेशल टॉपिक ही हैं। देखो आगे माइनर्स का टॉपिक है, मैंने पढ़ के आने के लिए भी बोला था। फिर एक टॉपिक है कि कोई आता है कोई जाता है, उनके राइट्स क्या क्या हैं, मतलब एडमिशन के केस में जो न्यू पार्टनर आया है उसके राइट, और रिटायरमेंट के केस में या डेथ के केस में जो वो जा रहा है उसके राइट्स। फिर आउटगोइंग पार्टनर क्या बिजनेस कैरी ऑन कर पाएगा, क्या वो कंपीटिंग बिजनेस कैरी ऑन कर पाएगा। नॉर्मल बिजनेस कैरी ऑन और कंपीटिंग बिजनेस में अंतर होता है। कंपीटिंग का मतलब होता है कि जो बिजनेस फर्म कर रही थी वो ही बिजनेस उसने, और कॉम्पीट तब होता है जब वो नियर बाय लोकेशन या उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करेगा जिसको फर्म कर रही थी, तभी वो तभी वो कॉम्पिटिंग कर सकता है या नहीं, सवाल ये एक्ट अलाउ करता है कि नहीं। नहीं, मैंने ये बताया था कि अगर 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 एग्रीमेंट हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आपस में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। मैंने ये बताया था, मैंने ये नहीं बताया था कि वो लिमिटेड टाइम तक नहीं कर सकता है। एक्ट ऐसा रोकेगा भी नहीं किसी को। कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जाने वाला पार्टनर और रिमेनिंग पार्टनर आपस में, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता अगर ये ऑलरेडी पार्टनरशिप रिलेशन में नहीं होते। तो इनके पार्टनरशिप रिलेशन होने की वजह से, एक्सेप्शन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो रहा है। नॉर्मल केसेस तो एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ट्रेड और लीगल प्रोसीडिंग आर वॉइड एब इनिशियो, उसमें आ जाओगे। लेकिन क्योंकि तुम पार्टनरशिप में थे, इस वजह से ऐसा रिस्ट्रिक्शन इंपोज करना विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है। ऑब्वियसली जाने वाला पैसे उस चीज के लिए अलग से पैसे लेगा, तो उसको तो राइट है, सबको राइट है इंडिया में बिजनेस करने का, आप उसे रोक नहीं सकते। खैर मैं और डिटेल में इसमें जाऊंगा, पर तू उस पर गलत तरीके से सोच रही थी। तेरे को अभी भी क्लियरिटी आई कि नहीं आई? हाँ हाँ, क्यों? वो एग्रीमेंट की बातों पे करो, ऐसे तो उसको राइट है, क्यों नहीं है? राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, क्या जाने के बाद के प्रॉफिट में भी वो हिस्सा ले सकता है? वेरी इंटरेस्टिंग राइट, अभी देखेंगे। नहीं कि हाँ। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन द फर्म, ये कहानी क्या है? बहुत सीधी सी, देखो कितना छोटा सेक्शन है और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये सब स्पेशल केसेस, सब अलग अलग कहानियां हैं, कोई किसी से नहीं मिलती जुलती। और ये जो अभी हमने पढ़ी ये भी अलग ही थी,
ठीक है। तो वो जो एक बड़ी चेन थी वो हमने लगभग खत्म कर दिया, उसके वो फर्स्ट पार्ट वाला चीजें भी अपन पहले पढ़ लेंगे। माइनर भी स्पेशल केस है, पूरा केस ही स्पेशल है। तो ये चैप्टर 2 की जो ये फर्स्ट पार्ट वाली बातें हैं, इसको अभी हम और पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर हम स्पेशल केसेस को खत्म करके ये चैप्टर खत्म करेंगे। तो एक ही लेक्चर में मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ये खत्म हो जाएगा। बाकी तुमसे जो मैं रोज कह रहा हूँ कि जो ये टाइम है ये समेटने का टाइम है, हमें कितना आ गया है उसे पूरी तरह समेट दें, ताकि थोड़ा सांस आएगी अपने अंदर कि हाँ इतना तो हो गया, अब जो बचा है उतना और कर लें। अगर हम समेटेंगे ही नहीं कभी, तो हम जानेंगे ही नहीं कि हमें आता है कि नहीं आता है। रिवीजन ही करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। हमें पेपर्स तक पहुंचना है, तो समेटने की स्पीड बढ़ाओ। मैं अभी रोज बोल रहा हूँ।